अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सी प्लस प्लस सीरीज। इस सीरीज की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अरे ऑफ पॉइंटर्स और पॉइंटर्स एंड फंक्शंस की। तो कल तक की हमने जो वीडियोस कंप्लीट किए हैं वहाँ तक हमने सी प्लस प्लस का एक जो बेसिक्स का पोर्शन था उससे कंप्लीट कर लिया है। और आज की हमारी वीडियो से हमारा एडवांस लेवल की जो प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट होती है और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो बात शुरू करते हैं कि जब भी हम किसी काम को परफॉर्म करते हैं तो उसे करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स जो होती हैं उनका अपना अपना फायदा होता है, अपना अपना नुकसान होता है। इसी तरह से जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं और खासतौर पर सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो इसकी सूरत में हमारे पास दो टाइप्स हैं, दो मेथड्स हैं जिनके तरीकों को यूज करके हम प्रोग्रामिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये मेथड्स क्या, इनके अंदर फर्क क्या है, वो है इनके स्ट्रक्चर का और कोड को लिखने का, यानी हम किस तरह से कोड को मेंटेन करते हैं। इस चीज का जो फर्क है उसके हिसाब से हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। अब तक हमने जिस चीज की बात की थी वो थी फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच या फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसके हिसाब से हम क्या करते थे कि हम अपने तमाम कोड को एक सीक्वेंस के अंदर लिखते थे और उस सीक्वेंस के अंदर ही वो तमाम कोड जो है वो वर्क करता था। तो आप अब तक जो भी पोर्शन हमने कंप्लीट किया है उस सब के बारे में जानते हैं कि हमने उसे किस तरह से किया। तब जिस अप्रोच को हमने यूज किया था उसे हम कहते हैं फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, इस मेथड को यूज करते हुए हम अपनी तमाम जो हमारी कोडिंग की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन करने में हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं या अगर हम किसी बड़े प्रोग्राम पर काम करते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम उसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उसे कम से कम टाइम में करना चाहते हैं और इस तरह से करना चाहते हैं कि जब हमें उसमें कोई डीबगिंग या टेस्टिंग वगैरह करनी पड़े तो वो हमारे लिए आसान हो, तो उस सूरत में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। बेसिकली सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में यही फर्क है। सी लैंग्वेज जो है वो बेसिक थी इस सी प्लस प्लस लैंग्वेज की, और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में एक्स्ट्रा जो चीज थी वो यही थी कि हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं। आज के दौर में हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें से जो एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को परफॉर्म कर सकते हैं अपने काम को बेहतर बनाने के लिए। तो ये बेसिकली एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम अपने काम को जो आसान बना सकते हैं और एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में उसे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, हम अपने प्रोग्राम को इस तरह से लिखते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट्स बेस्ड सिस्टम पर बेस करता है। तो एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो बेसिकली हमारे पास जितने डिफरेंट डेटा और डिफरेंट फंक्शंस का मजमूआ होता है। यानी जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर हमें डेटा को स्टोर करना है। उसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम एक काम को परफॉर्म करते हैं। तो जो एक ऑब्जेक्ट है वो रियल वर्ल्ड का एक ऑब्जेक्ट होगा या रियल वर्ल्ड की कोई इस तरह की शय होगी कि जो जिसका अपना एक डाटा भी हो और वो कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सके। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली एक पर्सन हो सकता है, एक थिंग हो सकती है, एक प्लेस हो सकती है रियल वर्ल्ड के अंदर। इसको हमने किस तरह से परफॉर्म करना है वो हम आने वाले टाइम में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है और इसका दूसरी प्रोग्रामिंग से क्या क्या डिफरेंस है। तो इसके अंदर हम एक इस तरह से प्रोग्राम को लिखते हैं कि हमें एक रियल वर्ल्ड का एहसास होता है कि जब हम एक प्रोग्राम को लिखेंगे तो हमें यूं लगेगा कि जैसे मैं एक शय से काम करवा रहा हूँ, किसी शख्स से काम कर रहा हूँ और उसकी डिफरेंट ऑपरेशंस को मैं आसानी से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल वर्ल्ड की कोई भी चीज हो सकती है, उसके अंदर कोई एक पर्सन आ सकता है, कोई चीज आ सकती है, किसी जगह का नाम हो सकता है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से अपने काम को रियलिस्टिक वे में कर सकते हैं। तो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो हमने जो अब तक बात की थी, जो आज की वीडियो से पहले तक जो भी हमने काम किया था वो किया था फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर। यानी कि हम एक डेटा टाइप्स वगैरह को अलग से डिस्कस करते थे, उन्हें अलग से डिक्लेयर करते थे, उसके बाद डिफरेंट फंक्शंस को लिखते थे। जब भी उसकी जरूरत पड़ती थी तो हम एक सीक्वेंस के अंदर उन्हें कॉल करते थे। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अभी हम सबसे पहले जो है इस बात पर बहस करेंगे, इस बात को मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके कितने एडवांटेजेस हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे। दूसरी जो हमारे पास टेक्निक है उसके भी एडवांटेजेस है, लेकिन जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें इस चीज़ का पता होता है कि हम एक तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे हैं तो इसका मकसद यही होगा कि इसके एक तो एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे, दूसरा अगर हम ज़्यादा लेवल ऑफ कोड यानी बहुत ज़्यादा हमारे पास कोड है उसके ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो उस सूरत में हमें ये डिफरेंट एडवांटेजेस देता है। इसी वजह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो से लेकर आगे तक जितना भी हम काम करेंगे इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करके करेंगे। तो इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज है मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। तो अब तक हमने जब भी किसी भी एडवांस्ड टेक्निक के ऊपर काम किया, मसलन अगर हमने लूप के ऊपर काम किया, उसके अलावा फंक्शंस के ऊपर काम किया, तो उसका मकसद यही था कि हम अपने कोड को ज्यादा से ज्यादा रीयूज कर सकें, हमें कम से कम कोड लिखना पड़े। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो यूजेज है वो यही है कि वो हमें रीयूजेबिलिटी देती है। यानी हमें कोड को एक मरतबा लिखना है और उसके बाद हमारी मर्जी है हम उसको कितनी मरतबा यूज करें। उसके अलावा अगर मॉड्यूलरिटी की बात करें तो मॉड्यूलरिटी का मतलब ये है कि हमें हर एक काम को परफॉर्म करने के लिए
अलग से हम मॉड्यूल्स बना लेते हैं, डिफरेंट पैकेजेस या फंक्शंस बना लेते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता कि अगर एक शख्स बैठकर प्रोग्राम को लिखना शुरू किया तो वही उसको कंप्लीट करेगा, कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकेगा। यानी अगर मैंने कोई एक प्रोग्रामर बैठ के काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके सोचने का अंदाज होगा वो दूसरे प्रोग्रामर से डिफरेंट होगा। तो अगर हम फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम को लिखेंगे और डिफरेंट लोगों को एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम दे देंगे तो उनके लिए वो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी सोच के अंदर फ़र्क होगा और उनका जब कोड मिलाया जाएगा तो उसके अंदर बेशुमार एरर्स जो है हमें नजर आएंगे। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं तो हमें बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि हमें एक मॉड्यूल्स की सूरत में हमारे प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट जो हमारे प्रोग्रामर्स हैं वो डेवलप करेंगे और उनको इकट्ठा करके हम एक प्रोग्राम की शक्ल जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम एक और इसके फायदे की बात करें, एब्स्ट्रैक्शन, तो ये एक बहुत अजीब सी टर्म लगती है जब हम पहले बात से सुनते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि हम अब जब भी किसी यूज़र को ये प्रोग्राम देंगे तो उसके सामने प्रोग्राम इस तरह से आएगा कि उसे जो नेसेसरी कोड है सिर्फ वही दिखेगा, या जो भी उसके पास नेसेसरी काम है, यानी उसको कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो उसको उस फंक्शन से ही लेना देना होगा। बकाया जितना भी काम है जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है वो सब का सब उससे हाइड रखा जाएगा, और जिस चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं है वो सब का सब जो है वो सिर्फ प्रोग्रामर अपने कोड के अंदर लिखा होगा, लेकिन जो यूज़र है उसके सामने वो चीज़ें जो है वो नहीं आएंगी, सारी अननेसेसरी डिटेल्स जो है वो गायब कर दी जाएंगी। उसके अलावा अगर हम एनकैप्सुलेशन की बात करें तो इसके वर्ड से आपको समझ आ चुकी होगी कि जब हम एनकैप्सुलेशन के वर्ड के अगर उसके ऊपर गौर करें तो किसी चीज़ को ढांपना या किसी चीज़ को इस तरह से पैक कर देना उसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो इनकैप्सुलेशन की अगर हम प्रोग्रामिंग के अंदर बात करें तो इसका मतलब ये है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए किसी कोड की, जो कि हमारे पास जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर बहुत सारा डाटा हमारे यूज़र का मौजूद होता है, तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो हमारे लिए मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए से हम सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ये कि मैं सिर्फ उतने ही कोड का एक्सेस दूंगा किसी शख्स को जितना कि उसके लिए लाजमी है। उसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे उसके बारे में हम जब कोडिंग करेंगे, अपनी प्रैक्टिकल कोडिंग करेंगे, उस वक्त बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने तमाम कोड को इस तरह से लिख सकते हैं कि जब यूज़र को जितना हम उसे एक्सेस देंगे वो सिर्फ उतने ही एक्सेस कोड को यूज़ कर पाएगा, उतने ही उसके पास अथॉरिटी होगी। उसके अलावा अगर किसी चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करेगा जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस भी हमारे पास एक इस तरह का सिनेरियो है कि हम एक ही कोड को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं कि हम एक मतलब एक प्रोग्राम को हमने बना लिया, उसके अंदर यानी एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। यानी अगर फर्ज करें कि मैं एक शख्स की बात करूँ, एक जानवर की बात करूँ, तो मैं क्या करूंगा कि एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एनिमल के नाम से। अब एनिमल के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट उसके फंक्शंस हैं, उसके हिसाब से मैं एक प्रोग्राम जो है डेवलप कर दूंगा। यानी उससे एनिमल से मैं डिफरेंट काम जो वो करवा सकता हूँ, उसको यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं दोबारा फिर से एक इस तरह की क्लास बनाना चाहता हूँ या एक इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ जो कि एनिमल से ही रिलेटेड हो, यानी कोई और एनिमल हो, एनिमल से मुराद कोई भी एनिमल हो सकता है, यानी उसी ब्रांच से हो। यानी आप एक बात करें कि अगर हम किसी समुद्री जानवर की बात करें, सी क्रिएचर्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट क्रिएचर्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो हमारे पास बेसिक फंक्शंस होते हैं या उनकी जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो तमाम के तमाम आपस में सेम होते हैं। तो इस तरह से हम इनहेरिटेंस की मदद से एक ही कोड को दोबारा से यूज करेंगे। यानी दूसरा हमारे पास जो जानवर होगा, ये जो भी दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर उस पहले वाले ऑब्जेक्ट के जो फीचर्स हैं वो बिल्ट इन होंगे। हम उन फीचर्स को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं और जो नया हम क्रिएचर बनाएंगे उसके अंदर चंद इजाफी फीचर्स को लगाकर एक नया ऑब्जेक्ट जो है उसे बना सकते हैं। तो इसके बारे में आपको जब हम इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे तो उसके सूरत में आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना आपके लिए जानना काफी है। तो अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट की मदद से डिफरेंट काम जो है वो परफॉर्म करवा सके। एक ही ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, लेकिन उसके डिफरेंट दो चेहरे होंगे, एक से ज्यादा चेहरे होंगे। यानी हमारे पास जो कोड है वो कम से कम लिखा जाएगा और हम उससे एक ऑब्जेक्ट की मदद से हम डिफरेंट काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इजी मेंटेनेंस की। जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम किसी भी प्रोग्राम को आसानी से मेंटेन कर सकें। तो जब हम इसे यूज करेंगे तो हम कुछ इस तरह से अपने प्रोग्राम को लिखेंगे कि उसे बाद में मेंटेन करना, यानी अगर उसके अंदर कोई डीबगिंग करनी होती है, अगर कोई उसके अंदर एरर आ जाता है तो बाद में कोई भी अगर प्रोग्रामर है वो उसे आसानी से डीबग कर सकेगा। इसकी वजह यह है कि हम अपने प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर किसी भी एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम आती है तो हम सिंपली उसी जो हमारे पास जो मॉड्यूल है उसे दोबारा से चेक करेंगे। अगर उसके अंदर कोई एरर होगा तो उसे रिजोल्व कर दिया जाएगा और इस वजह से हमें जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं, किसी भी प्रोग्राम के जो दूसरे पार्ट्स हैं, उन्हें छेड़ने की, उन्हें दोबारा से चेक करने की हमें जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वो इजीली मेंटेन कर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट की। तो जब हम किसी बड़े प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उस सूरत में हमारा एक जो प्रोग्रामर है वो अपना तमाम प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकता।
तो इसी वजह से हमें एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट प्रोग्रामर्स को अलग-अलग काम जो है वो देने पड़ते हैं। तो उस सूरत में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम डिफरेंट जो क्लासेस हैं या डिफरेंट मॉड्यूल्स अपने प्रोग्राम के, वो डिफरेंट प्रोग्रामर से प्रोग्राम करवा सकते हैं, कोड करवा सकते हैं, और बाद में उनको एक साथ जोड़कर उनको एक स्ट्रक्चर को यूज करके हम उस तमाम को एक साथ मिलाकर एक नया जो प्रोजेक्ट है उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो टीम वर्क है वो प्रमोट होता है, डिफरेंट प्रोग्रामर्स मिलकर काम कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए रियल वर्ल्ड मॉडलिंग की, तो चूंकि मैंने बात की कि हम रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को उसको यूज करेंगे, जिस तरह से अगर मैं किसी पर्सन की बात करता हूँ तो पर्सन के डिफरेंट फीचर्स होंगे, हम एक पर्सन नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसे बनाएंगे और उसके जो फंक्शंस हैं, जो भी हम उससे काम करवाना चाहते हैं वो सिंपली उससे करवा लेंगे। इसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब बात की जाए अगर कोड एक्सटेंसिबिलिटी की, तो हमारे पास जो एक इस तरह का कोड जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से लिखा गया हो, उसके अंदर एक्सटेंसिबिलिटी करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट मॉड्यूल्स एक मरतबा जोड़कर हमने एक प्रोग्राम बना लिया, उसके बाद न्यू मॉड्यूल्स को हम डेवलप करके उस प्रोग्राम के साथ अटैच कर सकते हैं, ताकि हमारे प्रोग्राम का जो फीचर्स हैं, जो भी उसके नए वर्जन्स वगैरह लॉन्च करने हो, तो वो तमाम काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से। तो अब बात की जाए अगर कोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके बारे में शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें कोड को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। हम अपने लार्जर प्रोजेक्ट्स को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि हमें उसको समझने में या उसके अंदर डीबगिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए। उसके अलावा अगर टेस्टिंग एंड डीबगिंग की बात की जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से, प्रोग्राम अगर हमने लिखा हुआ हो। तो उसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करें, तो जब भी हम किसी भी काम को परफॉर्म करते हैं तो जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस वक्त चूंकि इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, इस वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसने इसी चीज़ को प्रेफर किया है कि जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से लिखा जाए, ताकि उन्हें इजीली मेंटेन किया जा सके और डेवलपर्स वगैरह को उसको जो भी हमारी डीबगिंग वगैरह होती है उससे परफॉर्म करने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो इस वजह से हम इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक को प्रेफर करेंगे अपनी कोडिंग की जर्नी के अंदर। तो अब शुरू करते हैं कि हमारे पास इसके अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन पोर्शन है, मेन पार्ट है। इसके बगैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को यूज करके हम अपनी तमाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करेंगे। तो यही दो मेन एस्पेक्ट्स हैं इस प्रोग्रामिंग के। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैंने एक स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम अपनी कुछ लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो उस सूरत में मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया उसी मेन फंक्शन के अंदर। जब मैंने प्रोग्राम बनाया तो मेन फंक्शन के अंदर ही मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, उसके बाद डिफरेंट फंक्शंस को उसके अंदर डिफाइन किया। और जब मुझे उसके यूज करने की जरूरत पड़ी तो मुझे उसके अंदर उसको अलग-अलग जैसे भी सीक्वेंस के अंदर मुझे उसे यूज करना था, मुझे उसके वहीं पर कॉल करना पड़ा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर वही उसी प्रोग्राम को मुझे मजीद मॉडिफाई करना पड़ता, उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स दोबारा से ऐड करने पड़ते, तो मुझे पहले उस तमाम प्रोग्राम को रीड करना पड़ता कि ये इसका एक सीक्वेंस क्या है, ये किस तरह से काम कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा है। तो मैंने उसके अंदर ये तीन जो फंक्शन है उन्हें डिफाइन किया था। लेकिन अब अगर इसी चीज को मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक सिंपली एक क्लास बनाऊंगा। मैं आपको फिलहाल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हमें क्लासेस बनानी है। तो एक क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर मैं क्या करूंगा कि जितने भी हमें वेरिएबल्स की जरूरत है, जो भी डेटा वेरिएबल्स हैं, मसलन मुझे उस प्रोग्राम के अंदर चॉइस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ी थी, उसको मैं एक तरह से एक क्लास के अंदर जो है वो डिफाइन कर दूंगा। उसके बाद उसी क्लास के अंदर मैं तमाम जो हमारे फंक्शंस हैं उन्हें उसके अंदर डिफाइन करूंगा, उन तमाम फंक्शंस का कोड लिखूंगा। तो जब मुझे उसे यूज करना होगा तो मैं क्या करूंगा कि उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। रिजल्ट था ना, रिजल्ट का मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। उसको ऑब्जेक्ट बनाने का जो हमारे पास सिंटैक्स होता है वो ये होता है, अगर फिलहाल आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू ये देना है। तो रिजल्ट डॉट स्टूडेंट वन, यानी इस तरह से मैं रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट बना सकता था। मैं जितनी मरतबा अलग-अलग स्टूडेंट्स के लिए उसे कॉल करना चाहता कि एक स्टूडेंट का मुझे रिजल्ट जानना है, उसके बाद दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट जानना है, तो उस सूरत में मैं क्या करता कि जो भी रिजल्ट डॉट स्टूडेंट वन है, रिजल्ट के बाद यहाँ पर डॉट नहीं आता, स्पेस आती है, तो रिजल्ट के बाद अगर मैं स्टूडेंट वन लिखता तो इस तरह से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाता। तो स्टूडेंट वन जो है उसके लिए मैं कौन कौन से काम परफॉर्म कर सकता हूँ जो कि इस रिजल्ट क्लास के अंदर हमारे पास डिफाइन किए गए हैं। यानी मैं अगर एक मरतबा स्टूडेंट वन का क्या करना चाहता हूँ, उसका मेन्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं स्टूडेंट वन डॉट प्रिंट मेन्यू करता, तो हमारे पास जो भी उसका फंक्शन है वो कॉल हो जाता और वो तमाम काम जो ये फंक्शन कर रहा है वो हमारे पास परफॉर्म हो जाते हैं। इसी तरह से इसी ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाकर जो जो इसके फंक्शंस हैं, इसके रिलेटेड फंक्शंस, उन तमाम को मैं यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है और मेन फंक्शन के अंदर हमें कम से कम कोड लिखना पड़ता है ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो इजीली मेंटेनेबल हो। तो इसी तरह से मैं एक ऑब्जेक्ट के साथ साथ दूसरे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी उसी प्रोग्राम के अंदर बना सकता हूँ, लेकिन उनको मैं
इस तरह से लिखूंगा कि आप देख सकते हैं कि मैंने रिजल्ट एक मरतबा उसकी क्लास बना दी, यानी जो जो काम हमने करने थे वो तमाम के तमाम काम इस क्लास के अंदर परफॉर्म कर दिए गए। और बाद में जैसे जैसे मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स बनाना चाहता हूँ, डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए उसके रिजल्ट जो है वो फाइंड करना चाहता हूँ, तो सूरत में मैं सिंपली एक नया ऑब्जेक्ट बना दूंगा और उस कोड को दोबारा से यूज कर सकूंगा, मुझे उसे दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से एक जो क्लास होती है, मैं आपको इसका एक थोड़ी सी हिंट देता हूँ। तो हमारे पास जो क्लास होती है वो एक ब्लूप्रिंट होता है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने का। तो एक ऑब्जेक्ट जो है उसे डिफरेंट काम परफॉर्म करने हैं, डिफरेंट डेटा के ऊपर काम परफॉर्म करने हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट क्या होगा वो सारा क्लास के अंदर डिफाइन होगा। लेकिन जो डेटा का एक्चुअल डेटा होगा उस क्लास के अंदर, यानी उस रिजल्ट के अंदर, क्योंकि मैंने इस वक्त सूरत में मैंने स्टूडेंट्स का डेटा उसको प्रोवाइड करना था और बाद में उसके रिजल्ट वाले जो भी ऑपरेशन उन्हें परफॉर्म करना था, तो उसका जो एक्चुअल डेटा होगा वो सारे का सारा उसके ऑब्जेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इस सूरत में आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ तो उस वक्त तक वो क्लास कोई भी मेमोरी अपने रैम के अंदर नहीं एलोकेट करेगी जब तक मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना देता। तो अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चीज को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मेरा सिर्फ इतना सा मकसद था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि डिफरेंट एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करने के। इस वजह से आपको इसके जो हमारे पास प्रैक्टिकल, तो इस वजह से आपको फिलहाल इस चीज पर गौर करने की जरूरत नहीं है कि हमें ये काम किस तरह से परफॉर्म किया। तो इसी तरह से हम डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो क्लास होती है वो होती है एक ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास अगर एक फ्रूट है तो उसके ऑब्जेक्ट जो है वो एप्पल, बनाना, मैंगो, यानी इनका जो बेसिक फीचर्स होते हैं, जो बेसिक जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो तमाम की तमाम इसके अंदर डिफाइंड है, यानी कि ये सारे के सारे फ्रूट्स हैं। लेकिन अब इनके अंदर जो डेटा होगा, यानी अगर एप्पल है तो उसका जायका कैसा है, बनाना है उसका जायका कैसा है, इनका रंग कैसा है, वो तमाम के तमाम इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से हमारी जो क्लास होती है वो एक ब्लूप्रिंट होती है। इसी तरह से अगर हम कार्स की बात करें तो कार जो है वो एक क्लास है और ऑब्जेक्ट जो है उसके वोल्वो, ऑडी, टोयोटा, यानी इनके जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो तमाम के तमाम इस क्लास के अंदर डिफाइंड होते हैं। बाद में जो डेटा होता है वो इसके अंदर चेंज कर दिया जाता है। अगर आपको अभी भी इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फिलहाल आपको जो समझाना चाहता था वो मैं आपको समझा चुका। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर हम शुरू करेंगे कि हम कैसे क्लास को डिफाइन करेंगे, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से यूज किया जाता है अपने एक प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा हम एक अपना बेसिक सा प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आपको ये तमाम जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो सके। आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होगी कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हमने क्यों यूज करना है और इसको यूज करने के क्या फायदे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट